किडनी डिजीजेज को कहा जाता है कि इट्स अ साइलेंट किलर। इनके गले में स्टेथोस्कोप होता है, आपको पता है ये डॉक्टर्स हैं कि CNN ये कहता है 90% डॉक्टर्स जो हैं वो स्टेथोस्कोप को यूज़ करके दिल की आम बीमारियों तक की निशानदेही नहीं कर सकते। इसमें हमने 24 कार्डिक डिजीजेज और 16 पल्मोनरी डिजीजेज के साउंड्स को रिकॉर्ड करके एक टेबल टॉप की फॉर्म में लॉन्च किया है कि यानी एक डिजीज़ का बर्डन हम कम कर दें तो हमारा 70% बर्डन कम हो जाएगा। किडनी स्टोन को तोड़ने वाली कोई ड्रग नहीं है। 3.5 लाख रुपए की वो किताब इंपोर्ट करवाई गई अमेरिका से और इस वक्त वो दुनिया की सबसे महंगी किताब है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे तो एक MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन इन्होंने रिसर्च की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया। ये 2 दफ़ा मेडिकल फील्ड में गोल्ड मेडल ले चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके साथ साथ ये इमर्जिंग साइंटिस्ट कंपटीशन के फर्स्ट प्राइज़ विनर भी हैं और 3 डाइस मेडिकल कॉम्पिटिशन्स के भी विनर हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये इतनी सारी अचीवमेंट्स इन्होंने कैसे हासिल की और शोबा तिब में ख़ास तौर पे गुर्दों के मसाइल और कार्डिक जो मसले हैं यानी दिल के मसाइल, उन पे ये किस किस तरह से काम कर रहे हैं और ये आने वाले लोगों को क्या मोटिवेशन देते हैं कि वो किस तरह मेडिकल फील्ड में रिसर्च के शोबे में आके काम करें। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद यार सुखेरा साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। सर मुझे आप ये बताइएगा कि MBBS करने के बाद ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट प्रैक्टिस की तरफ होता है, लेकिन आप रिसर्च में बहुत ज़्यादा काबिलियत का आपने मुजाहिरा किया और बहुत सारा काम किया। इसकी तरफ आपका माइंडसेट कैसे बना कि मैं रिसर्च करूं और डिजीज़ के ट्रीटमेंट पे नए नए सोल्यूशन निकालूं, इस तरफ आपने कैसे सोचा? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मैं जब सेकंड ईयर MBBS में था तो मैंने एक किताब लिखी कार्डिक स्पिरिचुअलिटी, जिसकी बॉटम लाइन थी हार्ट इज़ नॉट जस्ट अ पंपिंग ऑर्गन। तो उस किताब के सिलसिले में मेरी डॉक्टर AQ खान साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मुस्लिम साइंटिस्ट के काम को पढ़ा जाए, जिसमें सबसे पहले इब्न सीना का जिक्र आता है। इब्न सीना ने एक किताब लिखी थी अल कानून फिल तिब, तो उस किताब को मैंने अपने तौर पे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब मैंने उसको डीपली स्टडी किया, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो कि उसी ग्रूनर ने की है, तो उसमें मुझे पता चला कि मुझे इसके लिए कोई मेंटोर्स होने चाहिए जो मुझे गाइड करें कि इसको किस तरीके से फर्दर स्टडी किया जा सकता है। जिस सिलसिले में मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी में माइग्रेट हुआ और वहाँ पे मैंने तिब्बी तालीम हासिल की, BMS की, ग्रेजुएशन ली और साथ साथ मैंने मॉडर्न मेडिसन और एंशिएंट मेडिसन को फोकस किया और फिर मेरी रिसर्च का जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ। सर आपने किडनी डिजीज़ में बहुत ज़्यादा रिसर्च की और इसी सिलसिले में यूरोलॉजी इन कैनन ये आपकी किताब शाया हुई। इसके पीछे क्या रीज़न थी और इसमें आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या नए वेज़ और वो क्या ट्रीटमेंट्स आपने इंट्रोड्यूस करवाएं? वैसे तो आपको पिछले 2 साल की जो मेडिकल सिचुएशन है उससे लग रहा होगा कि जो इन्फेक्शस डिजीज़ हैं वो सबसे बड़ा बर्डन है, जैसे कोविड-19 है। लेकिन जो 21st सेंचुरी की एक्चुअल रिसर्च है वो ये है कि 21st सेंचुरी डिजीज़ बर्डन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स क्रॉनिक डिजीज़, जो ऐसी अमराज जो मुज़मिन अमराज हैं, जो कि जिनको हम कहते हैं कि ये पुरानी अमराज हैं जो कि चलती जा रही हैं। उनमें से लीडिंग जो डिजीज़ है वो है किडनी डिजीज़। किडनी डिजीज़ को कहा जाता है कि इट्स अ साइलेंट किलर बिकॉज 90% किडनी डैमेज कैन अकर विदाउट शोइंग एनी सिम्टम। लेकिन अगर हम जदीद दौर का जो टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो क्लीवलैंड क्लिनिक है। क्लीवलैंड क्लिनिक मुसलसल 23 साल से दुनिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है। वो ये कहते हैं कि किडनी डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूरिन को ऑब्जर्व करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने टिश्यू पेपर रोल के ऊपर एक यूरिन चार्ट को प्रिंट किया, उसमें उनके कलर्स के डिफरेंट शेड्स वाज़े किए ताकि हर शेड कौन सी डिजीज़ को डायग्नोसिस में यूज़ होता है उसको मेंशन किया जाए। जब मैंने इस काम को फोकस किया कि किस तरीके से किडनी डिजीज़ को अर्ली डिटेक्ट करने पे काम किया जाए, तो उसमें सबसे बेहतरीन काम जो मुझे लगा वो इब्न सीना का लगा, जो कि उनकी किताब अल कानून फिल तिब 10th सेंचुरी में, जिसको कैनन ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, जो कि 17th सेंचुरी तक एक ओनली बुक होती थी मेडिकल लिटरेचर की, तो उसको मैंने फर्दर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सर आपके ख्याल में इस वक्त मेडिकल फील्ड का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और हम उसको कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं? मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, लेकिन जो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि पाकिस्तान में जो मेडिकल नॉलेज है वो इधर बैग बोरोड और स्टील है।
हमारे पास जो 90% नॉलेज है वो हमारा अपना नॉलेज नहीं है, इनहेरेंट नॉलेज नहीं है। जो हमारा अपना इनहेरेंट नॉलेज है या तिब्बी नॉलेज है या जो रिसर्च पेपर्स हैं उन पे हम इतना फोकस नहीं कर रहे, ना तो मुल्की सतह पर उस पर इतना फोकस किया जा रहा है, ना कोई काउंसिल्स की सतह पर उस पर फोकस किया जा रहा है। तो मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन हमें काम जो अभी करना चाहिए वो ये है कि जो हमारा इनहेरेंट नॉलेज है, जो हमने नस्ल दर नस्ल एक दूसरे को मुंतकिल किया है, उसको इस काबिल बनाया जाए कि उसको यूज़ करके मॉडर्न मेडिसिन को और ज़्यादा मॉडर्न किया जाए, और जो तिब्बी तालीम है उसको इस काबिल बनाया जाए कि उसकी प्रैक्टिस उसी तरीके से हो रही हो जिस तरीके से मॉडर्न मेडिसिन की होती है। सर, आपने ये किताब और एक टूल बनाया, कार्डियो पल्मोनरी असेसमेंट टूल, इसका क्या फ़ायदा है और ये किस तरह से काम करता है? देखें, जैसे हम जो स्टेथोस्कोप है उसको हम डॉक्टर्स की सिंबल कहते हैं, जिनके गले में स्टेथोस्कोप होता है, आपको पता है ये डॉक्टर्स हैं। लेकिन कैसा हो कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि CNN ये कहता है कि मोर देन 90% डॉक्टर्स, दुनिया के 90% डॉक्टर्स जो हैं वो स्टेथोस्कोप को यूज़ करके दिल की आम बीमारियों तक की निशानदेही नहीं कर सकते। अब इसमें कसूर हमारे डॉक्टर्स या हमारे अतिब्बा का नहीं है। बेसिकली हमारे पास कोई ऐसा टूल या ऐसी लिटरेचर मौजूद नहीं है, ऐसा कोई करिकुलम मौजूद नहीं है जिससे हम ऑस्कल्टेशन की ट्रेनिंग दे सकें। जिस तरीके से 3rd ईयर के बाद हमें स्टेथोस्कोप मिल जाता है, अगर हम पेशेंट वार्ड में जाते हैं तो हमारे पास या तो वो पेशेंट मौजूद नहीं होता जिसका हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, हमने माइटल स्टीनोसिस की लिटरेचर या लेक्चर ले लिया, उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि माइटल स्टीनोसिस का पेशेंट वार्ड में मौजूद हो, और अगर लकीली वो मौजूद भी होगा तो क्लास के 100 स्टूडेंट्स उसको ऑस्कल्टेट नहीं कर सकते। इसलिए ये ट्रेनिंग डिप्रेस चली जाती है और ये आर्ट आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जा रही है। हमने ये एक डेटाबेस बनाई है जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी डेटाबेस है। इसमें हमने 24 कार्डिक डिजीज़ और 16 पल्मोनरी डिजीज़ के साउंड्स को रिकॉर्ड करके एक टेबल टॉप की फॉर्म में लॉन्च किया है। ये एक टेबल टॉप है जिसके अंदर तमाम डिजीज़ के साउंड्स मौजूद है और QR कोड के जरिए आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरीके से ये QR कोड्स दिए हुए हैं, ये एक डिजीज़ है वीजिंग लंग साउंड्स। वीजिंग लंग साउंड्स क्यों आते हैं और कौन से डिजीज़ में, इनके डायग्नोसिस में क्या इंपॉर्टेंस है, वो यहाँ से आप पढ़ने के बाद QR कोड्स को स्कैन करेंगे। QR कोड स्कैन करने के बाद एक ऐसी वीडियो प्ले हो जाएगी आपके मोबाइल पे जिसके अंदर आप 10 चीज़ें सीख सकते हैं इसके बारे में। नंबर 1 कि वो साउंड्स कहाँ से आ रहा है, उसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का कौन सा पार्ट ऑन करना चाहिए, स्टेथोस्कोप कहाँ रखनी चाहिए। प्रीकॉर्डियल एरियाज के 5 एरियाज हैं जैसे हार्ट को ऑस्कल्टेट करने के लिए, उसमें एओर्टिक, पल्मोनरी, माइट्रल, ट्राइकैस्पिड, अर्ब्स एरिया, वो कौन से एरिया पे स्टेथोस्कोप रखनी चाहिए, पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, और उसके अलावा उसको फर्दर इवेल्युएशन करने के लिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। ये इस वक्त का लिटरेचर, वैसे ये दुनिया की दूसरी बड़ी डेटाबेस है, लेकिन अदर जितनी भी डेटाबेस हैं उनमें वीडियोस मौजूद नहीं है। हमने इनकी वीडियोस बनाई हैं जो कि हमने ट्रिब्यूट दी है शहीद हकीम मोहम्मद सईद को। ये इनको ट्रिब्यूट देने की वजह ये थी, शहीद हकीम मोहम्मद सईद जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नर सिंध भी रहे हैं और हमदर्द जो पाकिस्तान है उसके फाउंडर फादर हैं। इसके अलावा हमदर्द यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। उनकी बहुत सी इल्मी खिदमात हैं, मुख्तलिफ उन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं। लेकिन जो सबसे अहम जो यहाँ पे डिस्कस करनी चाहिए वो ये कि वो पाकिस्तान में वो वाहिद तबीब हैं जो कि 50 मिलियन पेशेंट्स को एग्जामिन कर चुके हैं। तो उन 50 मिलियन या 50 लाख मरीज़ों में से चंद एक मरीज़ों के केसेस को उन्होंने रिकॉर्ड किया अपनी एक किताब में। इस किताब का उन्वान है तजर्बात तबीब। इसमें मुख्तलिफ जो पेशेंट के जब वो एग्जामिन करते थे तो वो उसका अपना डायग्नोसिस पुट करते थे। जैसे कि वो एक मरीज़ के बारे में कहते हैं कि इसकी जाविया कल्ब की ठोकर कदरे नीचे और फैली हुई है, जाविया कल्ब के ठोकर के मकाम पर और उससे कदरे ऊपर कुछ फासले पर हल्की सी फड़क नज़र आती है, और कल्ब की आवाज़ें तेज़ और छोटी हैं। कल्ब के कायदे पर दूसरी आवाज़ें नुमायां तौर पर ज़ोरदार, वाज़िया और दोहरी सुनाई देते हैं। कल्ब किसी तरीके से बड़ा हुआ नज़र आता है। ये एक माइटल स्टेनोसिस का पेशेंट है जिसको कार्डियोमेगैली हो चुकी है, और कार्डियोमेगैली में करेक्टरिस्टिक्स फीचर दीज आर मरमर्स होते हैं जो कि हकीम साहब ने ना सिर्फ उनको सुना बल्कि उनको बड़े अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया। ये मेरे लिए मोटिवेशन थी कि एक तबीब अगर 50 साल पहले उनकी क्लिनिकल स्किल्स इतनी अच्छी थी तो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी का कोई कमी नहीं है। तो हमारे मॉडर्न डॉक्टर्स या हमारे मॉडर्न अतिब्बा के अंदर ये टेक्नोलॉजी क्यों हम यूज़ करें इस टेक्नोलॉजी को, और उस तरीके से हम उनकी स्किल्स को भी इतना इम्प्रूव करें। सर, आपके ख्याल में बुनियादी वजह दिल के अमराज की और किडनी के अमराज की आजकल के दौर में वो क्या है? किडनी के अमराज में जैसे आप किडनी के मल्टीपल डिजीज़ हैं, जैसे इन्फेक्शस डिजीज़ हैं किडनी की और नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में 70% किडनी डिजीज़ का बर्डन है वो किडनी स्टोन्स हैं। हमारे पाकिस्तान को कहा जाता है कि ये स्टोन बेल्ट पे है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे एक तो ग़िज़ा में हम बहुत ज़्यादा मीट का इस्तेमाल करते हैं, फिर हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ गर्मी इतनी पड़ती है कि वो अनकॉन्शियस डिहाइड्रेशन में हर बंदा रहता है।
तो अगर हम जस्ट किडनी स्टोन्स को फोकस करें कि यानी एक डिजीज़ का बर्डन हम कम कर दें तो हमारा 70% बर्डन कम हो जाएगा। किडनी स्टोन्स की अगर हम उस पर स्टडी करें कि ये कैसे बनते हैं, उसमें 3 से 4 महीने लगते हैं किडनी स्टोन डेवलप होने में। सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें कि सुपर सैचुरेशन हो जाती है किसी केमिकल की बॉडी के अंदर, चाहे वो यूरिक एसिड है, स्ट्रूवेट है, उसमें कैल्शियम है, ऑक्सलेट है। तो उन केमिकल की सुपर सैचुरेशन होने की वजह से या तो वो अनकॉन्शियस डिहाइड्रेशन की वजह से होती है या वो केमिकल की प्रोडक्शन बॉडी में ज़्यादा होती है। तो वो पेशेंट इग्नोर करता है उन चीज़ों को कि वो वेल हाइड्रेटेड नहीं होता या वो उन डाइट्स पे फोकस नहीं करता जिनकी वजह से वो सुपर सैचुरेशन हो रही है। उसके बाद वो नाइडस फॉर्मेशन में चला जाता है, वो ग्रेवल फॉर्मेशन में चला जाता है। पेशेंट अपना यूरिन देखता नहीं है, हमें आदत नहीं है यूरिन को ऑब्जर्व करने की, और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो किडनी स्टोन डेवलप हो जाता है और फिर उसकी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। क्योंकि बहुत कम लोगों को इस चीज़ का इल्म है कि एलोपैथिक ड्रग्स में या मॉडर्न मेडिसिन में लिथोट्रिप्टिक ड्रग्स नहीं होती हैं, किडनी स्टोन को तोड़ने वाली कोई ड्रग नहीं है। इसलिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें डायूरेटिक्स इस्तेमाल करवानी पड़ती हैं या कैथेटर पास करके या लिथोट्रिप्सी की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम अर्ली उसको डिटेक्ट कर लें तो हमारे पास बहुत सिंपल यूज़ करके हम ड्रग्स को उनकी डिजीज़ की डायग्नोसिस भी कर सकते हैं और उनकी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। सर, हमारी यूथ जो MBBS कर रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं ख़ास तौर पे, मुझे ये बताएं कि उनका रिसर्च माइंडसेट नहीं है, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी मोटिवेशन जिससे उनके अंदर भी ये रुझान और शौक़ डेवलप हो कि वो भी रिसर्च करें। और जिस तरह माशाल्लाह आपने काम किया है और इतनी फाइंडिंग्स की हैं, गो के पुराने लिटरेचर में से भी आपने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, लेकिन एटलीस्ट आपने उसको रिसर्च तो किया ना, तो उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, रिसर्च करने के लिए 2 बुनियादी चीज़ें होना ज़रूरी हैं। सबसे पहला कि जो आपका इन्वायरमेंट है इंस्टीट्यूट का, वो रिसर्च एनवायरनमेंट होना चाहिए। जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँगा, हमदर्द यूनिवर्सिटी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें मल्टीपल डिग्रियां हो रही हैं और मल्टीपल उसमें फैकल्टीज़ हैं। ये एक आपको प्रॉपर रिसर्च एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि आप जब कोलैबोरेशन करना चाहें, आप मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर करना चाहें तो उसमें आपको बहुत सहूलत होती है। दूसरा कि आपके पास लिटरेचर अवेलेबल होना चाहिए। जैसे जब मैं कैनन ऑफ मेडिसिन पे काम कर रहा था तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था। सिवाय फिर देन मैंने अपनी लाइब्रेरी को एक लेटर लिखा और 3.5 लाख रुपए की वो किताब इंपोर्ट करवाई गई अमेरिका से, और इस वक्त वो दुनिया की सबसे महंगी किताब है, अल कानून फिल तिब कैनन ऑफ मेडिसिन इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो ये मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे ये फैसिलिटी प्रोवाइड की और उसके बाद मेरे काम में स्पीड अप हुआ। दूसरी चीज़ है रिसर्च फंडिंग। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं वो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं लेकिन रिसर्च फंडिंग ना होने की वजह से उनका प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाता। तो उस सिलसिले में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमदर्द यूनिवर्सिटी तो खुद रिसर्च फंडिंग कर रही होती है अपने प्रोजेक्ट्स को, चाहे वो 5 मिलियन का रिसर्च प्रोजेक्ट चला जाए, वो स्टूडेंट्स को भी फंडिंग करते हैं। तो उनमें इस तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना तो वो डिग्री के लिहाज से जज करते हैं ना वो किसी उम्र के लिहाज से जज करते हैं। अगर उनको लगे, हमारे जो ऑरिक डिपार्टमेंट है या हमारी जो HORC कमेटी है, अगर उनको लगे कि ये प्रोजेक्ट इस काबिल है कि इसको लॉन्च किया जाए तो वो उस पर इन्वेस्ट करते हैं। बाकी इंस्टीट्यूट्स को भी इस तरह फोकस करना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स पे फंडिंग भी किया करें, और इवन गवर्नमेंट को भी इस पे फोकस करना चाहिए कि चाहे वो तिब्बी प्रोजेक्ट्स हों या मॉडर्न मेडिसिन के प्रोजेक्ट्स हों, उनको फंडिंग की वजह से वो प्रोजेक्ट्स रुकने नहीं चाहिए। सर, कासिम अली शाह साहब के साथ आपकी मुलाकात रही, उनके साथ आपका एक अच्छा ताल्लुक़ है, और उनकी फाउंडेशन के काम को आप कैसे देखते हैं? कासिम शाह साहब से मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुलाकात हुई आज ही, और मैं वैसे तो गायबाना तारुफ था, उनके लेक्चर्स हम अक्सर सुनते रहते हैं। जब लाइफ में हमें कभी प्रॉफ में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो हम उनकी एक वीडियो लगा के बहुत से मोटिवेट हो जाते हैं। तो आज जब मेरी मुलाकात हुई तो वो बहुत ही नाइस इंसान है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जब भी लाहौर आएँ तो आप मुलाकात करें हमसे, और ये बहुत अच्छी बात है कि कासिम अली शाह फाउंडेशन इस तरह के प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट कर रही है आगे, ताकि आम लोगों को भी पता चले कि किस जगह पे कौन सा काम किस तरीके से हो रहा है। अदरवाइज़ और कोई प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में है जो कि रिसर्च को या मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल्स को एक जगह इकट्ठा करके उनको प्रोजेक्ट करता है। तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी काविश है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद यार सुखैरा साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनके काम के बारे में और जिस तरह इन्होंने इतनी डेप्थ में रिसर्च की है उसके बारे में जानना चाहते हैं, ये हमारी यूथ के लिए एक मोटिवेशन भी हैं और एक इंस्पायरेशन भी हैं, उनके लिए ये इंटरव्यू बहुत मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।